गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके एनुअल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर दिया है। और हम कर रहे थे यहाँ पे 6.2 6.2 हम कर रहे हैं। 6.2 जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है गणित की, उसका 6.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले इसकी आकृति बना लेते हैं। सभी बच्चे अपने साथ किताब रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से नजर नहीं आएगा। इसलिए ठीक है, अपने साथ अपनी जो है वो बुक सभी बच्चे साथ रखें। तो इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी आकृति बनी है, पहले इसको नाम देते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है S, इसका नाम है T, इसका नाम है R। यहाँ पर कोण बन रहा है 110 डिग्री का, यहाँ पर कोण बन रहा है 130 डिग्री का। अब पढ़ते हैं इसके बारे में आपको क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक आकृति में जो PQ है, जो आपकी रेखा है PQ, मतलब कि ये वाली, वो ST के समांतर है। ठीक है, PQ क्या है? ST के समांतर है। ये आपको चीज दी गई है कि PQ इज पैरेलल टू ST, या फिर इसके समांतर है। फिर आपसे कहा कि जो कोण बन रहा है PQR नाम का, वो 110 डिग्री के बराबर है यहाँ पर जो है। ठीक है, और दूसरा जो कोण बन रहा है RST नाम का, वो 130 डिग्री के बराबर है, मतलब कि ये वाला। ठीक है, और आपको कहा कि जो आपका कोण है QRS, मतलब ये वाला जो कोण है, इसकी वैल्यू को, इसके मान को आपने ज्ञात करना है, ये आपसे कहा गया है। तो बस इतना ही आपको दिया था। उसके बाद हमने सोचा कि कैसे सॉल्व करें, कोई तरीका हमें नहीं दिख रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन में ही हमें एक हिंट दिया, एक संकेत दिया, जिसका इस्तेमाल, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी कोई हिंट दिया जाता है तो उसका इस्तेमाल करने पर ही आपको आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया कि बिंदु आर से, जो आपका बिंदु आर है, जो कि यहाँ पर है, इस बिंदु से एक और रेखा खींचिए। ठीक है, एक और रेखा खींचो जो बिंदु आर को टकराती हुई, बिंदु आर से जो है वो टच होती हुई जा रही हो, ऐसी एक रेखा खींचो। ठीक है, जो कि एस टी के समांतर हो। किसके समांतर हो? एस टी के। तो हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन था, उसमें पढ़ा था, अगर कोई रेखा, अगर पी क्यू जो है वो एस टी के समांतर है। ठीक है, पी क्यू किसके समांतर है? एस टी के। और एस टी जो है वो इस नई रेखा, मैं इसका नाम अगर दे दूं एक्स वाई, इस नई रेखा एक्स वाई के समांतर है, तो क्या पी क्यू और एक्स वाई भी समांतर होंगे? यस और नो? यस, नो मैम। चल मैं आपको फिर से पूछती हूँ। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो आपकी पी क्यू रेखा है वो एस टी के समांतर है। ठीक है, पी क्यू और एस टी क्या थे? एक दूसरे के समांतर थे। अब ये कह रहे हैं कि आपकी जो एस टी है, ठीक है, जो एस टी रेखा है वो एक्स वाई के समांतर है। तो पी क्यू अगर एस टी के समांतर है और एस टी जो है वो एक्स वाई के समांतर है, तो क्या एक्स वाई और पी क्यू समांतर नहीं होंगे? यस मैम, होंगे। होंगे। ठीक है, अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हो और उन दोनों में से कोई एक रेखा तीसरी यस रेखा के मैम। समांतर हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर है, उन दोनों में से अगर एक रेखा तीसरी रेखा के समांतर है, तो पहली रेखा भी उसके समांतर मानी जाएगी। 3 रेखाएं थी, 3 में से अगर पहली रेखा दूसरी के समांतर है, दूसरी रेखा तीसरी के समांतर है, तो पहली और तीसरी रेखा भी एक दूसरे के समांतर ही होगी। इसका मतलब कि जो आपकी रेखा है जिसका नाम है पी क्यू, वो भी एक्स वाई के समांतर होगी। अब ये हमने क्यों यहाँ पे साबित किया? क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं अगर दो रेखाएं समांतर हो और उनको तिर्यक रेखा काट रही हो, तो बहुत से गुण हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, और उससे जो है वो कोणों के कुछ गुण होते हैं जो हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो चलिए अभी करते हैं शुरू। तीनों की तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने रेखाओं को देखा, किस किस को? पहली रेखा मैंने देखी एस टी नाम की, और दूसरी रेखा मैंने देखी एक्स वाई नाम की। तो एस टी और एक्स वाई को काटती हुई जो है वो ये वाली तिर्यक रेखा जा रही है। ठीक है, तो बताइए कि अगर यहाँ पर कोई कोण होता तो उसकी वैल्यू क्या होती?
मैम जी 130 डिग्री। क्या कारण है, रीजन भी बताएं। मैम जी समांतर रेखा है। पर ये मैम बेटा, ये संगत। नहीं संगत कोण तो नहीं है। संगत कोण ना ये रेखा के नीचे बना है, ये रेखा के ऊपर बना है, तो ऐसे कोण संगत कोण नहीं होते हैं। पर हाँ, एक रीजन है, मैम अंतः कोण। अंतः कोण है, लेकिन एकांतर अंतः नहीं है, सिर्फ अंतः कोण है। ये दोनों जो कोण मैंने अभी बनाए, एक तो ये पीले और काले रंग का, और ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अंतः कोण हैं और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। तो ऐसे कोणों के बीच में क्या रिलेशन होता था, अगर किसी को याद है तो जरूर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसको मैं नाम दे देती हूँ अपनी मर्जी से, इसको मैंने नाम दे दिया जेड। अगर दो समांतर रेखाएं हैं और दो कोण अंतः कोण है और एकांतर रेखा तिर्यक रेखा के एक ही हो रहे, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, एक दूसरे के बराबर तो नहीं होते, लेकिन इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि ये दोनों कोण मिलकर के संपूरक कोण होंगे। तो जब आप कोण 130 में कोण Z को जोड़ोगे तो इसका उत्तर जो है वो 180 डिग्री आएगा। ये हमने पढ़ा था अपने चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास में, सबसे लास्ट टॉपिक था कि अगर कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती हुई जाती है और ऐसे कोण अगर बनाती है कि जो कोण अंतः भी हो, देखो ये भी अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है, और दोनों ही तिर्यक रेखा के राइट में बन रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, तो ऐसे कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ये इसका कारण है। तो मैंने अगर आपको इतना बता दिया, तो इसके बाद अब z की वैल्यू आप मुझे खुद बताइए कि z कितने के बराबर आया। मैम जी 50 डिग्री। ठीक है, z बराबर है 50 डिग्री के, क्योंकि z निकालने के लिए 180 में से 130 को माइनस करना होगा। तो जिस जिसको ये समझ आ गया कि z यहाँ पे 50 डिग्री का आ चुका है, वो y टाइप करेंगे। डाउट है तो अभी कभी पूछ लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तीन रेखाएं थी, दो दो के मैंने जोड़े बनाए। पहले मैंने एस टी और एक्स वाई को देखा, इन दोनों रेखाओं को देखा, तो इनको मैंने देख के किसकी वैल्यू निकाली, जेड की वैल्यू निकाली। जेड मुझे दिया नहीं गया था, पर मैंने अपनी मर्जी से जेड को लाया, क्योंकि हमें पता है जब पूछे गए कोण और दिए गए कोण में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, तो हमें और कोणों की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, अब पहले ये वाला कोण, क्या आपको ये वाला कोण कहीं इस कोण के एकांतर तो नहीं लग रहा, ये जो यहाँ पे बन रहा है, क्या आपको ये वाला कोण इस वाले कोण के एकांतर लग रहा है? अगर किसी को लग रहा है तो वाई टाइप करें फटाफट से। नहीं लग रहा तो नो लिखेंगे। अगर लग रहा है कि हाँ ये तो इसके एकांतर अंतः है, तो वाई टाइप करेंगे चैट में ही। ठीक है, लेकिन ये कोण जो है वो इसके अंतः एकांतर कोण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कैसे आपने पहचानना है, जो कोण एक दूसरे के अंतः एकांतर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये एक समांतर रेखा थी, एस टी किसके समांतर है, एक्स वाई के, और इनको जो है वो काटती हुई जा रही है तिर्यक रेखा, मतलब कि ये वाली। तो अंतः एकांतर कोण ऐसे कोण होंगे जो तिर्यक रेखा को भी छुएंगे। ठीक है, तिर्यक रेखा को भी छुएंगे और समांतर रेखा तक वो जाएंगे, ऐसा कोण बनेगा। पर अगर मैं यहाँ पे इस कोण को देखूं, जो कोण मुझसे पूछा गया था, अंदर वाले कोण को अगर मैं देखूं, तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने ये देखा कि इस कोण, बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ रखें, कि इस कोण ने तिर्यक रेखा को तो छुआ, लेकिन ये यहां पर आके रुक गया। अब ये वाली रेखा तो इसके समांतर नहीं थी, समांतर रेखा तो ये वाली है जो नीचे बन रही है, समांतर रेखा तो ये वाली है। तो अगर ये कोण यहां से यहां तक बना होता, हमसे यहां से यहां तक की वैल्यू अगर पूछी गई होती, तो हम कहते कि ये कोण 130 डिग्री का होगा, क्योंकि ये इसके अंतः एकांतर है। पर एकांतर अंतः कोण।
पर ये अंतः एकांतर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसने तिर्यक रेखा को तो छुआ पर समांतर को नहीं छुआ, यहां से शुरू होकर आधे रास्ते में रुक गया, तो हम कहेंगे ये कोण इसके अंतः एकांतर नहीं है। इसीलिए हम जो है वो इसके बाहर वाले कोणों की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें और कोणों की मदद लेनी पड़ेगी। अब मैंने देखा कि मेरे पास यहां से वैल्यू आ चुकी है किस किस की, इस अंदर वाले कोण की तो निकालनी है। इसको अगर मैं एक्स मान लूं, एक्स तो हमने रेखा को माना है, इसको अगर मैं ए मान लूं, ठीक है, कोण का नाम है ए। ए और जेड मिलकर के आसन्न कोण तो हैं, पर क्या ये रैखिक युग्म बना रहे हैं? सोचिए और बताइए। यस मैम। यस मैम। सभी का आंसर यस है क्या? नो मैम। ठीक है, यस मैम। आसन्न कोण तो है लेकिन रैखिक युग्म नहीं बना रहे। क्यों? क्या कोई बता सकता है इसका कारण? क्योंकि अगर ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे होते तो रेखा कैसी होती, बताइए जरा। तो रेखा बिल्कुल ऐसी होती, मतलब सीधी होती। लेकिन यहां पर देखो, इन दोनों की रेखा तो चलो यहां से यहां तक तो सीधी थी, पर ये वाली जो दूसरी रेखा है ये तो ऐसे ऊपर को चली गई, तो रैखिक युग्म तो ऐसा नहीं होता। रैखिक युग्म मतलब 180 डिग्री का कोण। क्या कभी हमने 180 डिग्री के कोण को ऐसा बनते देखा है? बिल्कुल नहीं। नो 180 मैम। का कोण कभी भी ऐसा नहीं बनता, तो हम कहेंगे यहाँ पे रैखिक युग्म नहीं बना। जब तक आपको रेखा बिल्कुल सीधी ना मिले तब तक आप रैखिक युग्म उसको नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो दोनों रेखाएं सीधी नहीं थी, एक ऊपर को जा रही थी, एक नीचे थी, तो इसको हम जो है वो रैखिक युग्म नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, क्या ये दोनों, ये तीनों कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं? यस तीनों की बात मैम। करूंगा। नो मैम। यस मैम। बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब रेखा को देखो, अब ये रेखा बिल्कुल सीधी आ रही है ना, ये कोई तीनों कोण सीधी रेखा है अभी। रेखा पे बन रहे हैं, और 180 का कोण ऐसे ही तो बनता है, तो हम कहेंगे हाँ कि ये तीनों के तीनों कोण 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इसमें से हमें अभी तक सिर्फ एक की ही वैल्यू पता है, और एक की वैल्यू हमने निकालनी है। तीन कोण बन रहे थे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जिसमें से एक की वैल्यू, जेड की वैल्यू पता लग गई। ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम अब इस रेखा का, किस रेखा का, पी क्यू का और एक्स वाई की मदद लेंगे। ठीक है, आपकी जो रेखा है पी क्यू वो भी एक्स वाई के क्या है, समांतर है। और अगर मैं इसको तिर्यक रेखा मान के चलूं, ये जो आपकी यहाँ पे रेखा जा रही है, इसको अगर मैं तिर्यक रेखा मानूं, तो अब बताइए कि जो तीसरा कोण यहाँ बन रहा था ऐसे यहां से यहां तक, इसका मान कितने के बराबर होगा? मैम ये जो जो 130 डिग्री। कितना बेटा? 180 डिग्री। 180? इसका नहीं, सिर्फ इसका। इसका नाम अगर मैं बी रख दूं, कोण बी का मान 110 और कोण बी के बीच में वही सेम रिलेशन है जो 130 और कोण जेड के बीच में था। मैम 70 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, देखो जो 110 का कोण है और जो बी कोण है, ये दोनों भी अंतः कोण है और साथ में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। तो ऐसे कोणों के बीच में क्या रिलेशन होता है कि दोनों बराबर तो नहीं होते, बराबर तो नहीं होते, लेकिन संपूरक कोण होते हैं। संपूरक मतलब जब 110 में आप कोण बी को जोड़ोगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी मदद से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि 180 में से 110 को माइनस किया तो 70 आता है। ठीक है, 70 आता है, तो बी हमारे पास आ चुका है यहाँ पर 70 डिग्री। आपको जब भी ये सवाल आएगा आपने याद रखना है कि हिंट मिला था तीसरी रेखा बनाने का, हिंट की बात मानो, तीसरी रेखा बना दो। तीसरी रेखा बना दी, पहले जो है पहली और तीसरी रेखा को लेकर के जो यहां पर एक कोण बन रहा है, अपनी मर्जी से आपको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा। इस कोण की वैल्यू निकालो 130 की मदद से, और इस कोण की वैल्यू निकालो 110 की मदद से, और उसके बाद इन दोनों की मदद से अब इस बीच वाले कोण को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोण ए
जमा कोण बी जमा कोण जेड, या इसको सी मान लो, जेड नहीं मानो तो सी मान लो ताकि इजी रहे हमें भी। कोण सी, ये तीनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। रैखिक युग्म भी 180 के बराबर होता है, तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लीजिए। कोण ए नहीं पता, कोण बी 70 डिग्री आया है, किसकी मदद से? इसकी मदद से। क्यों? क्योंकि दोनों अंतः कोण थे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर थे, तो हम कहेंगे मैम कि 50 डिग्री का बनेगा बीच वाला ए। हाँ ठीक है। और यहाँ पे सी है 50 डिग्री का, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 180 डिग्री। अब कोण ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोण ए जमा 7 5 12 मतलब 120 बराबर है 180 डिग्री। अब कोण ए की वैल्यू निकालो, कोण ए को अकेला छोड़ो, तो कोण ए आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि बराबर है 60 डिग्री के। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि जो हमारा कोण ए है, जो बीच वाला कोण है, वो 60 डिग्री के बराबर आ रहा है। ये जो कोण है जिसका नाम ए है, ये आपका आ गया 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल था। वैसे आप अगर हिंट का इस्तेमाल करोगे तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। इस कोण की मदद से इस कोण की वैल्यू निकाली, इस कोण की मदद से इस कोण की वैल्यू निकाली, और अंत में इन दोनों की मदद से अंदर वाले कोण, ये जो यहाँ पे कोण बन रहा था, इसकी वैल्यू को निकाल दिया। और यही आपसे पूछा गया था कि जो आपका कोण है जिसका नाम है QRS, वो कितने डिग्री का होगा? तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका कोण QRS है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो अभी बढ़े आगे, वाई टाइप कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए तो वाई टाइप करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप क्लास के एंड में रुककर भी मुझसे बच्चों दोबारा से पूछ सकते हैं। अभी करते हैं हम अगले सवाल को हल। मैम ए का मान फिर से निकाल दो एक बार। हाँ जी बेटा, ए का मान फिर से निकाल दो, समझ नहीं आया। देखो ए का मान हमने देखा कि ये जो यहाँ पर आपका जो ये है कोण है, जो बाहर इस तरफ को बन रहा है, ठीक है, जो आपका इन दो रेखाओं से मिलकर के बन रहा है, पी क्यू और एक्स वाई से, उसका मान है 70 डिग्री, है ना। और सी का मान है 50 डिग्री। ये आपको समझ आ गया था बेटा? यस मैम। हाँ, तो फिर ये यहां से यहां तक जो है वो रैखिक युग्म बन रहा था, तो हमने इन तीनों को जोड़ दिया और कहा कि ये तीनों जुड़ करके 180 के बराबर आएंगे, क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा है। तो तीनों कोणों को जोड़ो और बराबर लिख दो 180 के। अब इन तीनों कोणों में से दो कोण की वैल्यू तो हमें पता थी, इसका भी हमें मान पता है, इसका भी हमें मान पता है। तो हमने क्या किया, बी और सी की जगह पे लिख दिया 70, और बी की जगह पे 70, सी की जगह पे 50, ठीक है। फिर इनको हमने जोड़ दिया, ए की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको तो हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। 70 में 50 जोड़ा तो 120 आ गया, 7 5 12 होता है, मतलब 70 जमा 50 जो है वो 120 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 180 है, बराबर है कि उस पार कोण ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोण ए को अकेला छोड़ो। अकेला छोड़ने के लिए 120 को हमें बराबर है कि उस तरफ भेजना पड़ेगा। बराबर है कि उस तरफ पहले से 180 है, पहले से यहाँ पे 180 हमने लिखा हुआ है, 180 बैठा हुआ है, तो 180 के पीछे आपका 120 लिखा जाएगा, और यहां पर ये जमा का था तो वहां जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 120 का चिन्ह जमा का है, बराबर है कि उस पार गया तो माइनस का बन गया, तो 180 में से 120 घटा दीजिए, तो आपके पास जो है वो 60 या फिर 60 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। 180 में से जब 120 को हम घटाएंगे तो 0 का 0, 8 में से 2 गए 6, 1 में से 1 गया 0, तो मतलब 60 डिग्री हमारे पास आंसर इसका आ रहा है। अभी कोई डाउट है? नो मैम। आगे करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल आपको कहा, जो भी कह रहा है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी आकृति बना लेते हैं। ये एक रेखा यहां से यहां तक जा रही है, दूसरी रेखा यहां से यहां तक, और बीच में इसके बन रहा है त्रिभुज सा। ये जो रेखा है ये त्रिभुज की भी है और रेखा भी है, तो इसलिए मैंने इसको दो रंग दे दिए, काला भी और लाल भी। इसका नाम है रेखा ए बी, इसका नाम है रेखा सी डी। ए बी सी डी के समांतर है, और इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर। फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कोण बन रहे हैं। पहला कोण है जिसका नाम है ए पी क्यू, मतलब ए पी क्यू, ये वाला कोण जो बाहर
बाहर की तरफ को बन रहा है, तो इस कोण को ये कह रहे हैं कि ये आपका 50 डिग्री का है, ठीक है। फिर एक कोण बन रहा है PRD नाम का, P यहाँ, R यहाँ, D यहाँ, तो मतलब ये ऐसे बन रहा होगा PRD। ये आपके पास 127 डिग्री का है। और फिर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है Y, जो अंदर की तरफ को बन रहा है, कोण Y यहाँ पर, ठीक है। का नाम है कोण X, वो बन रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि Y और X की वैल्यू निकालिए, Y और X का मान जो है वो आपने निकालना है। ये Y है, ये X है, बस इतना था इसमें, बाकी कुछ नहीं था। तो चलिए बताइए, सोचिए और बताइए कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। दो रेखाएं जा रही हैं, एक रेखा ये वाली, पहले इसको तिर्यक रेखा मानो और किसी एक की वैल्यू निकालो। फिर दूसरी रेखा जो आपकी जा रही है तिर्यक रेखा, वो है ये वाली, इसको तिर्यक मानो, फिर किसी और कोण की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम अभी इस वाली को तिर्यक रेखा माने तो बताओ किसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैम एक्स की वैल्यू मैम इसकी एक्स कितने के बराबर आएगा? 50 डिग्री मैम में एक्स की डिग्री, एक्स का 50 मान। डिग्री, ठीक है। कारण बताएं। मैम जी का क्योंकि मैम अंतर ये अंतःएकांतर कोण है। बिल्कुल सही। ये कैसे कोण है? ये अंतः एकांतर कह लो, एकांतर अंतः कह लो, एक ही बात है। एक तो ये अंदर की तरफ को बन रहे हैं, दूसरा ये एक दूसरे के एकांतर हैं। अंतः एकांतर कोण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, इसी वजह से एक्स जो है वो आपका 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलो एक्स की वैल्यू आ गई। अब Yes, ma'am. बात करें, मैम देखो। y की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, वो जो मैम 127 डिग्री का कोण है उसके ऊपर जो 50 डिग्री के बिल्कुल साइड में है, उसको 180 से माइनस कर दो 127 को, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर 50 और जो वैल्यू वहां पे आएगी उसको 180 से क्यों माइनस करना होगा? यस मैम, 180 से क्यों माइनस करना होगा? क्योंकि मैम इनकी ये जो है ना संपूरक कोण है, तो इनकी वैल्यू 180 आ जाएगी। और आप कह रहे हैं कि 50 और y ये दोनों? नो मैम, इसके साइड में जो कोण है ना, यहाँ जो बनेगा। यस मैम, इसको 180 से 127 को माइनस करके जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर तीनों का रेखीय युग्म फिर बन जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं। यस मैम। चलो ये भी ठीक था। अगर आपको इस तरह से करना, आप इस तरह से भी कर सकते हो, पर मैं इसका आपको आसान तरीका बताती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे फिर ये 3 वाला नहीं कर पाएंगे ना। तो लेकिन अगर आपको आ गया है तो बहुत अच्छे, आपका बिल्कुल आंसर ठीक था कि ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर तीनों का रेखीय युग्म बन जाएगा, हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें, ठीक है, मैंने देखा कि ये जो PQR है वो एक त्रिभुज भी है, ठीक है। एक त्रिभुज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। त्रिभुज का एक कोण x है, दूसरा कोण y है, लेकिन त्रिभुज में तो 3 कोण होते हैं, है ना। तो क्यों ना मैं खुद से अपनी मर्जी से इसका एक और कोण बना दूं और उसका नाम मैं रख दूं z। ये अगर x है, ये y है, तो ये मेरे लिए हो गया z। फिर हमें पता है कि अगर हमें त्रिभुज के कोई 2 कोण मिल जाए, किन्हीं 2 कोणों की अगर हमें वैल्यू मिल जाए, 2 कोणों का माप या मान अगर हमें मिल जाए, तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मैम उन दोनों के मान को 180 डिग्री से माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वो वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। हाँ, जो आंसर आएगा वो तीसरा कोण, ठीक है। जो भी आंसर आया वो हमारा तीसरा कोण हो जाएगा। क्यों करेंगे 180 से माइनस? क्योंकि त्रिभुज के अंदर जो कोण बनते हैं, इनका जो जोड़ होता है, ठीक है, त्रिभुज के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर हमें x की वैल्यू तो पता लग गई है, y की वैल्यू ही तो निकालनी है, यही तो सबसे मुश्किल काम है। तो z की वैल्यू अगर हम कहीं से निकाल लें तो हम फिर y की वैल्यू तक भी पहुंच जाएंगे। तो क्या आपको कोई ऐसा तरीका दिख रहा है जिसकी मदद से आप z की वैल्यू निकाल सकें? यस मैम। हाँ बताएं बेटा। मैम रेखिक युग्म बना मैम रहे 127। z की वैल्यू हम 127 डिग्री से निकाल सकते हैं क्योंकि वो दोनों रैखिक युग्म है। ठीक है,
बिल्कुल सही। देखो मैंने इसको यहाँ पे दो रंग दिए हैं ना, क्योंकि ये क्या था, ये दोनों की कॉमन रेखा थी। आप इसको ऐसा मत करना आप एक ही रेखा ऐसे बनाएंगे, ठीक है। वो मैंने इसलिए दिया ताकि आप समझ पाए कि इसी पे त्रिभुज बन रहा और यही हमारी रेखा भी है। तो अगर मैं इसको एक ही रंग दे दूं तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ से हम जो है वो y की वैल्यू z की वैल्यू निकाल सकते हैं। z जमा 127 डिग्री बराबर है 180, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है रैखिक युग्म। तो बताइए क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर आपने माइनस कर दिया हो तो 180 में से 127 को माइनस कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। z बराबर है 180 माइनस 127, 360 जिसमें से 7 गए 3। 35 डिग्री। मैम माइनस कर 53, मैम 53। ठीक है 53 डिग्री। तो z हमारे पास आ चुका है 53 डिग्री का। अब x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। किससे? तो त्रिभुज के योग, कोणों का जो योग होता है उससे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर कोण x जमा कोण y जमा कोण z बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के अंदर वाले, ठीक है, बाहर वाले नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोण हमने निकाल लिए थे, तीसरा निकालना है। तो x की वैल्यू हमें पता है, x हमारा 50 डिग्री है। y की वैल्यू नहीं पता, y को ऐसे कैसा लिख लीजिए। z की वैल्यू पता है 53 डिग्रीज है और 180 यहाँ पर ऐसे का ऐसा। y को रखो ऐसे ही और इन दोनों को कर लो आपस में जमा। 50 में जब 53 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 5 10, 103 मैम। 103 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर 180 डिग्री है, ठीक है। तो कोण y की वैल्यू निकालिए। कोण y के निकालने के लिए 180 में से 103 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पर भी 7 और 1 से 1 गया 0। तो कोण y बराबर है 77 या फिर 77 डिग्री। हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो 77 डिग्री का ये कोण है, कौन सा? कोण y। आपसे x और y मैम पूछे निकल थे गया। तो ठीक है, आपसे एक्स और वाई पूछे थे तो आप आंसर जब लिखोगे अंत में तो आपने बस इतना लिखना कि एक्स है हमारा 50 डिग्री, ठीक है, जेड लिखने की जरूरत नहीं है, और वाई है हमारा 77। बस ये आप एंड में लिख लोगे। ऐसे इनको चाहे तो आप डब्बे में भी डाल सकते हो। और बस ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। एक बार फिर से इसको देखते हैं इस फिगर को। तो ये आपके पास एक सवाल था, आपसे पूछा था कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू हमने निकाली क्योंकि हमें सवाल में दिया है कि जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है, और अगर हम इस बीच वाली रेखा को तिर्यक रेखा मान के चलें तो आपका जो 50 डिग्री का कोण है वो एक्स के अंतः एक अंतर था, इसलिए हमने कहा कि एक्स भी 50 डिग्री का ही आएगा। फिर हमने देखा कि ये एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, इस त्रिभुज के अंदर जो है वो 3 कोण बन रहे हैं, और हमसे एक्स भी अंदर वाला कोण था, वाई भी अंदर वाला कोण है। त्रिभुज के अंदर वाले कोणों के बारे में ही पूछा जा रहा है, पर हमें यह भी पता है कि त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनते हैं। एक इन्होंने दे रखा था y नाम का, एक इन्होंने दे रखा था x नाम का, एक हमने अपनी मर्जी से लिख दिया z नाम का, क्योंकि ऐसा होता है, सभी को पता है त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं। तो तीसरे कोण को हम अपनी मर्जी से लिख करके आ गए। फिर हमने देखा y की वैल्यू तो अभी निकल नहीं पाएगी, है ना। तो हमने देखा कि z की वैल्यू निकल सकती है कैसे? 127 की मदद से। 127 और z रैखिक युग्म बना रहे थे, तो रैखिक युग्म होता है 180 डिग्री का। 180 में से 127 को माइनस कर दो तो आपको जो है वो z की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा हमने किया तो हमें z की वैल्यू मिल गई 53 डिग्री। फिर हमें पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो भी 180 होता है। तो अगर हमें त्रिभुज के 2 कोणों के बारे में पता है तो तीसरा कोण बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। 50 में 53 को जोड़ो और उन तीन कोण को 180 से घटा दो। तो हमने वही किया, 50 में जब 53 जोड़ा तो हमारे पास 103 आया, 103 को 180 में से घटाया तो हमारे पास 77 आ गया। इस तरह y की वैल्यू निकल गई और वो है 77 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसका क्विक रिवीजन भी हमने कर लिया, लेकिन इसमें आपको कोई भी डाउट अगर होगा तो आप फिर से क्लास के एंड में रुक करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी करते हैं एक और सवाल। ये है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत से बच्चों को अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। चलिए सबसे पहली चीज आकृति बना लेते हैं, तभी समझ पाएंगे क्या कहना चाहते हैं। ये एक लाइन ऐसे को दी है, दूसरी लाइन ऐसे को दी है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है,
मतलब साइंस के इसमें लॉजिक लगेंगे, क्वेश्चन तो मैथ का है पर साइंस के लॉजिक इसमें लग रहे हैं। तो इसका नाम है ए, पहले नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है पी, इसका नाम है बी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है सी और इसका नाम है एस, इसका नाम है डी। तो ये कह रहे हैं कि पी क्यू और आर एस क्या है, दर्पण है, शीशे हैं। पी क्यू भी दर्पण है और आर एस भी दर्पण है। ये जो ऐसे लाइनें लगाई हैं इसका मतलब ये होता है दर्पण का सिंबल, ठीक है। कोई भी आपने लाइन लगाई उसके पीछे आपने ऐसे ऐसा लगा दिया तो इट मींस ये क्या है, ये एक शीशा है, ये एक दर्पण है। और जो आपका पी क्यू है वो आर एस के समांतर है। ये जो आपकी रेखा है पी क्यू, काले रंग की, लाल रंग कुछ भी कह लो इसको, ये क्या है, आर एस के समांतर है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर, हमने कह दिया। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू पर बी, पी क्यू से बी पे टकराती है। आपतन किरण क्या होता है, देखो अगर आप कभी किसी शीशे के सामने खड़े हो और आपने टॉर्च ऑन किया, फोन की टॉर्च ऑन की, शीशे की तरफ को आपने रखी, तो जो आप उसको किरण दे रहे हो उसको कहते हैं आपतन किरण, ठीक है। जो किरण हमने भेजी, जो हम भेज रहे हैं किसी शीशे की तरफ को, उसे कहा जाता है आपतन किरण, जो है ए बी। ए बी रेखा पी क्यू शीशे के लिए आपतन किरण है। जैसे ही हमने इस रेखा को शीशे से टकराया, इसका टकराव यहां पर हुआ, ये तुरंत क्या हो गई, तो परिवर्तित हो गई, सॉरी परावर्तित हो गई, मतलब रिफ्लेक्ट हो गई। हमें पता है शीशे की तरफ को टॉर्च करेंगे तो वापस हमारी तरफ को तो रोशनी आएगी, उसे कहते हैं परावर्तन। तो शीशे की तरफ हमने भेजी आपतन किरण ए बी नाम की, शीशे ने उसको कर दिया परावर्तित, मतलब रिफ्लेक्ट। और ठीक है, अभी इतना ही करेंगे, उसके बाद बात की मैम जी मैं क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है। ठीक है बेटा, अगर इंपॉर्टेंट काम है तो आप ओके लेफ्ट कर मैम। सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। अब देखो, अब हमें पता है, अगर आपको ये बात पता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा कि जिस एंगल पर या जिस कोण पर हम इस किरण को शीशे की तरफ भेजते हैं, उसी कोण से ये वापस आ जाती है। मान लो मैंने टॉर्च को 90 डिग्री, मैंने बिल्कुल सीधा पकड़ा, ठीक है, तो टॉर्च की रेखा शीशे में जाएगी, वैसी वापस आ जाएगी। मैंने टॉर्च को ऐसे ऊपर की तरफ को पकड़ा थोड़ा, तो शीशा से टकराएगी, और अगर मान लो 60 डिग्री के एंगल पे, तो 60 डिग्री के एंगल पे वापस आएगी, ठीक है। तो मतलब जो ये आपका जो कोण है ये है आपतन कोण, और जो वापस आ रहा है वो है परावर्तित कोण। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर मैं इसको नाम दे दूं कोण एक, इसको नाम दे दूं कोण दो, तो कोण एक और कोण दो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगे। जब भी आप किसी आपतित किरण को बनाते हो, परावर्तित किरण को बनाते हो, उनके बीच में एक लंब भी बनता है, ठीक है। साइंस में आपने पढ़ा होगा, तो इनके बीच में हम एक लंब बनाते हैं। तो ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इस लंब का हमारे इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से इसको देखिएगा। बी से शुरू हो रहा है और ई तक जा रहा है, तो बीई एक लंब है। ये लंब कहाँ होता है, तो आपतित कोण और परावर्तित कोण के बीच में होता है, ठीक है। ये आपको यहां तक समझ आएगा तो आप वाई टाइप कर सकते हैं कि ए बी क्या है, आपतित किरण है जो हम भेजते हैं। वैसे हमने भेजी ए बी किरण शीशे की तरफ को, शीशे पे किरण गई, वापस टकरा के आ गई, तो ये आपतित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण और आपतित किरण जो है वो कोण बनाती है, जितने डिग्री के कोण से जाएगी उतने ही डिग्री के कोण से वापस भी आएगी। बेटा एक ही बार लिखें हेमराज, और बीच में एक लंब बनेगा, ठीक है। बीच में क्या बनेगा, एक लंब बनेगा। अब मुझे बताइए, आपका जो शीशा है आर एस नाम का, उसके लिए आपतित किरण कौन सी है, उसका नाम बताओ। कौन सी किरण है जो इसके ऊपर हम भेज रहे हैं, आर एस के ऊपर जो किरण हम भेज रहे हैं, बी और सी, ठीक है, मतलब बी सी, बिल्कुल सही। जो किरण को इस पी क्यू शीशे ने परावर्तित किया, वो किरण जाकर के इससे टकराई, तो इसका मतलब बीसी जो रेखा है, बीसी जो किरण है, पी क्यू के लिए परावर्तित किरण है, लेकिन आर एस के लिए आपतित किरण है ना, क्योंकि इस पे गिर रही है ना, तो हमने कहा कि ये इसके लिए आपतित किरण का काम करेगी और इसके लिए परावर्तित का। इसका रोल है नहीं वैसे कुछ, ये मैंने आपको बस यूं ही समझा दिया। उसके बाद हमने देखा कि ठीक है, ये जिस डिग्री के कोण से आएगी उसी सेम डिग्री के कोण से ये भी वापस जाएगी, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के कोण हमें पता है बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पर एक कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, और इसका नाम अगर कोण 3 है
तो कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, और इसको मैं नाम देती हूँ, सी से शुरू हो रही है और इसका नाम है एफ। तो ये हमारा पूरा फिगर है, यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से कुछ कंस्ट्रक्शन की है। तो अब लिखते हैं क्या क्या हमने किया। सबसे पहले हमने जो है वो एक बीई लंब लिया। ये लंब होता है, आप चाहे तो साइंस की बुक में देख लीजिएगा, जहां पे भी आपतित किरण परावर्तित किरण बनेगी वहां पे आपको बीच से ये रेखा दिखेगी ही दिखेगी। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल और हिंदी में कहते हैं लंब। ठीक है, बीई जो है वो लंबवत रेखा है पी क्यू पर। ठीक है, जो आपकी बीई रेखा है वो क्या है, लंबवत है, किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। और दूसरी चीज जो आपका सी एफ है वो भी लंबवत रेखा है, किसके ऊपर, तो आर एस के ऊपर। ठीक है, दोनों ही क्या है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। ये आपको जब आप इस क्वेश्चन को अगर आता है तो आप ऐसे बिल्कुल आपको इसको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से हम एक और चीज अभी प्रूव करने वाले हैं। फिर हमने कहा कि अगर ये जो बीई रेखा है लंबवत रेखा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर ये लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण अगर ये बना रही है, लंब मतलब 90 अंश का कोण, तो 90 डिग्री की रेखा बिल्कुल ही सीधी होती है, तो मतलब ये ऐसी सीधी रहेगी। और अगर सीएफ भी एक क्या है, सीएफ भी अगर एक लंब है तो सीएफ रेखा भी बिल्कुल ही सीधी रहेगी, है ना। ये सभी को समझ आया, लंब है तो दोनों कैसे रहेंगे, बिल्कुल सीधे 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 रहेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो आपकी रेखा बीई है वो सी एफ के समांतर होगी। जो रेखा बीई है वो सी एफ के समांतर है। समांतर रेखा होती क्या है, ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती। तो अगर ये भी बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है और ये भी बिल्कुल सीधी जा रही है तो क्या ये कभी मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। तो यहां से इस पॉइंट से हमने ये साबित किया कि बीई सी एफ के क्या है, समांतर है। ठीक है, बस इतना ही था इसमें समझने वाली मेन चीज। बाकी इसमें बाकी तो बहुत इजी है, बाकी तो इसको हम कर लेंगे अभी फटाफट से। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल की, कि सवाल में आपसे पूछा क्या गया है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि आप ये चीज साबित करिए। ठीक है, ये चीज आप साबित करो कि जो आपकी रेखा ए बी है, ठीक है, जो रेखा है आपकी जिसका नाम है ए बी, ऐसे को ये समांतर है सी डी के, मतलब कि इस रेखा के। ठीक है, पी क्यू आर इसके समांतर है दिया था, लेकिन ए बी रेखा सी डी के समांतर है, ये आपने सिद्ध करना है। तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इनके बीच में तिर्यक रेखा ये जा रही है ना, ये वाली रेखा तिर्यक रेखा, इसको हम मानेंगे। तो बस ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। प्रूव से पहले मैंने कहा कि हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की, उसको लिखना जरूरी है कि बीई और सीएफ जो है वो कैसी रेखाएं हैं, एक दूसरे के समांतर है। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमने देखा, अच्छा वो तो हमने सीखा ही नहीं, चलो कि कैसे प्रूव करना है। ये आपकी एक रेखा, ये आपकी दूसरी रेखा, इसको काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा। तो अगर हम यहाँ पर ये चीज साबित कर दें, अगर हम ये चीज यहाँ पे प्रूव कर दें कि ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये दोनों कोण एक दूसरे के अंतः एकांतर हैं, अगर हम ये साबित कर दें कि ये कोण इसके बराबर है, तो ये खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। क्योंकि समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है, सिर्फ और सिर्फ तभी आपके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने बस इतनी सी बात प्रूव करनी है कि जो आपका कोण बन रहा है यहां से यहां तक, मतलब कि कोण 1 जमा कोण 2, ठीक है, यहां से यहां तक जो कोण बनेगा अब वो दो कोणों से मिलकर के बन रहा है, तो इसका नाम होगा कोण 1 जमा कोण 2। और यहां से यहां तक जो कोण बन रहा है उसका नाम होगा कोण 3 जमा कोण 4। हमको ये साबित करना है कोण 1 जमा कोण 2 कोण 3 जमा कोण 4 के बराबर है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन फटाफट से। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो हम ये लिखने वाले हैं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका होता है आपतन कोण वो किसके बराबर होता है, वो परावर्तित कोण के या परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर है परावर्तन या परावर्तित कोण के। ठीक है, ठीक इसी तरह इसी लॉजिक के हिसाब से
इसी लॉजिक के हिसाब से दो कोण और हैं जो आपस में बराबर हो जाएंगे, वो है कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। हम कहेंगे कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हैं, क्योंकि ये भी आपतन कोण और परावर्तन कोण है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि क्या कोण 2 और कोण 3 भी एक दूसरे के बराबर होंगे? यस मैम। क्या कारण है? सबसे मेन होता है बच्चों कारण। कारण अगर आपको दिख रहा है कोई तो आप बता सकते हैं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसको हम करने वाले हैं अभी। ठीक है, चलो तो ये आपने ठीक कहा कि एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे होंगे तो अब देखते हैं। हमने अभी अभी क्वेश्चन में ये कहा है कि जो हमारी रेखा है बीई नाम की, ठीक है, जो हमारी रेखा है बीई नाम की, वो सीएफ रेखा के, बीई नाम की रेखा सीएफ रेखा के समांतर है। ठीक है, मान लीजिए ये लाल रेखा तिर्यक रेखा है, तो कोण जो आपका बन रहा है ये वाला, कोण इस वाले के क्या होगा? एकांतर। एकांतर कोण। बिल्कुल सही, अंतः एकांतर कोण। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 2 भी कोण 3 के बराबर है। पर कारण लिख लीजिए। कारण आपने यहाँ पे लिखना है कि जो हमारी बीई है वो समांतर है सीएफ के, और अगर बीसी जो है वो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो 2 और 3 एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण हुए। ठीक है, और अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। पर इसके लिए आपको वो कंस्ट्रक्शन करनी जरूरी है। आपको ये लिखना जरूरी है कि जो आपकी बीई और सीएफ है वो क्या है, लंबवत रेखा है पी क्यू और आर एस पे। वहां से ये लिखना जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर भी हैं, तभी आप इसको जो है साबित कर पाएंगे कि ये अंतः एकांतर कोण है। तो अभी हमने कहा कि कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर, कोण 2 कोण 3 के बराबर। तो अब करते हैं यहाँ पे एक चीज, कोण 1 से चलना शुरू करते हैं। कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। ठीक है, कोण 2 किसके बराबर है? मैम जी कोण 3। कोण 3 के। और कोण 3 किसके बराबर है? मैम जी कोण 4। कोण 4 के। चलना शुरू किया हमने 1 से, पहुंच गए हम 4 पर, तो इसका मतलब कि कोण 1 और कोण 4 भी एक दूसरे के बराबर ही हुए। अगर 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो 1 और 4 भी बराबर ही हुए, है ना, क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल था। 1 से चलना शुरू किया, 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, 3 बराबर है 4 के, तो 1 और 4 भी बराबर ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 2 और 3 की मदद से, ठीक है, एक पहले समीकरण, दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण की मदद से हम ये पहचान पाए कि जो आपका कोण 1 है वो कोण 4 के बराबर है, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अभी भी हमारा सवाल अधूरा है। हमने अभी ये साबित किया कि ये चारों के चारों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, पर हमें साबित ये करना है कि कोण 1 और 2 का जो जोड़ है, इनको जोड़ जो इनका आएगा जमा करके जो हम लिखेंगे वो 3 और 4 के बराबर है। ये हमको साबित करना है। तो चलिए करते हैं शुरू। इक्वेशन नंबर 4 से शुरू करेंगे। अब कभी कभी जब हमें कुछ चीजें जो है वो सिद्ध करनी पड़ती हैं, तो कुछ चीजें हम अपने आप करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये अपने आप किया था, हमें किसी ने कहा नहीं था, हमने खुद से किया, पर हमने ठीक किया, कुछ गलत नहीं था, है ना। तो वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। हम इन दोनों को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ, दोनों तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अगर आप एक तरफ गुणा करोगे तो गलत होगा, आपको दोनों तरफ गुणा करनी है। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ता है। तो अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 2 कोण 2 गुणा कोण 1, और ये बन जाएगा 2 गुणा कोण 4। कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से दोनों तरफ 2 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं अगर हमें अपने आंसर तक पहुंचना है तो। ठीक है, अब बताओ 2x है, 2x को आप खोल करके कैसे लिखोगे? x 2 + x। नहीं,
2 + x 2 नहीं, ये गुना तो नहीं होता, ये दो ऐसे नहीं गुना लिख है। सकते। x 2 गुना प्लस तो है, x। बिल्कुल सही, x + x। ठीक है, x में जब x को जोड़ते हैं तो 2x आता है, तो 2x को तोड़ेंगे तो 2 बार x को जमा करके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करके 2 गुणा कोण 1 को कैसे लिखूं? 1 गुणा 1 गुणा 1। नहीं, इतनी गुणा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, 2 गुणा x था, तो x को हमने 2 बार लिखा, बीच में जमा का निशान लगा दिया, तो कोण 1 को भी कैसे लिखेंगे? 1 जमा 1। हाँ, कोण 1 जमा कोण 1। कोण 4 को भी कैसे लिखेंगे? 2 जमा 2। 2 जमा 2 नहीं, 4 को गुणा कर रहे हैं ना, तो 4 जमा 4। ठीक है, कोण 4 जमा कोण 4। अब यहां पर भी हम अपनी मर्जी से कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हमें आंसर तक पहुंचना है। हम लगभग आंसर तक पहुंच चुके हैं। अब मैंने देखा कि मुझे प्रूव ये करना था कि कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है कोण 3 जमा कोण 4 के। तो मैंने कहा कि मुझे ये चीज पता है कि कोण 1 सभी कोणों के बराबर है, कोण 1 जो है वो 4 या फिर सॉरी कोण 1 जो है वो कोण 2 के भी बराबर है। कैसे मुझे पता लगा? इक्वेशन नंबर 1 को देख के कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो इस वाले को मैं कोण 1 ही लिखूंगी, इस वाले को मैं अपनी मर्जी से कोण 2 लिख दूंगी, क्योंकि मुझे पता है 1 और 2 बराबर हैं। तो इसको मैंने 1 ही रहने दिया, क्योंकि मुझे उत्तर तक पहुंचना है, तो इसको मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। पर दूसरे वाले को बदल सकते हैं, इसको मैंने कोण 2 लिख दिया। ठीक है, बराबर है का निशान। उसके बाद मैंने देखा कोण 4 जो है वो 3 के बराबर था, क्योंकि वो आपतित कोण और परावर्तित कोण थे। तो इस वाले कोण को मैं बदल के कोण 3 लिख सकती हूँ, और इस वाले को मैं कोण 4 ही रहने दे सकती हूँ। और यही वो चीज थी जो मुझे प्रूव करनी थी, और यहाँ पर ये चीज साबित हो चुकी है कि कोण 1 जमा 2 बराबर है कोण 3 जमा 4 की। इसका अगर आप नाम लिख लें तो बहुत ही बेहतर होगा। आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि जो आपके कोण है, मैं इसका नाम यहाँ लिख लेती हूँ, आप चाहे तो नोट कर ले, कोण ए बी सी। ठीक है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा कोण, कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी डी के। कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी डी के। इसके तो और ये दोनों जो कैसे कोण है, ये अंतः एकांतर कोण है, ये बराबर हुए। तो इसका मतलब ए बी और सी डी जो है वो कैसे होंगे? ए बी और सी डी आपस में समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि समांतर रेखाएं जब होती हैं तभी अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। हमने देखो 2 तरह की चीजें होती है, समांतर रेखाएं हैं तो कोण बराबर होंगे, अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर अंतः एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। मतलब उसी का उल्टा हमने कह दिया। ये कहते थे अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, हमने कहा यहाँ पर एकांतर कोण बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब रेखाएं समांतर होंगी, तभी तो ये बराबर आए। अगर रेखाएं समांतर नहीं होती तो एकांतर कोण बराबर नहीं आते। तो ये था पूरा क्वेश्चन। कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया, काफी लंबा था। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, लेकिन अगर आपको समझ आ चुका है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं एग्जाम में आएगा, पर अगर आ गया, क्या आप कुछ कह भी नहीं सकते, रिस्क भी नहीं ले सकते। पर आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपका साइंस से भी जुड़ा है, मैथ से भी जुड़ा है। कुछ चीजें इसमें आपको साइंस की भी पता लगी होंगी, मैथ की भी पता लगी होंगी, तो बस इस तरह से आपने इसको करना है। तो बढ़ते हैं आगे। ये था आपके 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम शुरू करने वाले हैं 6.3। ठीक है, जो कि काफी आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आकृति बना लेते हैं। 2 रेखाएं गई और साथ में त्रिभुज बना एक। नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है टी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है पी, और जो ऊपर रेखा जा रही है इसका नाम है एस। ठीक है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये है 135 डिग्री का। यहाँ पे कोण बन रहा है, ये है 110 डिग्री का। ये प्रश्नावली त्रिभुज पर आधारित है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के गुणों के बारे में। त्रिभुज का सबसे सबसे जरूरी गुण कि उसके जो
तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आपको ये चीजें गिवन थी, आपसे पूछा क्या गया है, पूछा आपको ये गया है कि अगर ये 110 है, ये 135 है, तो आप कोण पी आर क्यू की वैल्यू निकालो। पी यहाँ है, आर यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो मतलब ये हमारा कोण होगा पी आर क्यू, क्योंकि जो बिंदु बीच में लिखा गया होता है उसी बिंदु पे हमारा कोण बनता है। कोण था पी आर क्यू, तो इट मींस आर बिंदु पे कोण बन रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए। अब इसमें तिर्यक रेखा वाला कंसेप्ट उतना काम नहीं करेगा, लेकिन त्रिभुज वाला कंसेप्ट काम करेगा। मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले तो त्रिभुज के सारे कोण बनाओ। ठीक है, आपको आपने देख लिया त्रिभुज है, सबसे पहला काम त्रिभुज के जो कोण नहीं भी बनाए हैं उनको भी खुद से बनाओ। तो एक कोण यहां बनेगा पॉइंट पी पर, एक कोण यहां बनेगा पॉइंट क्यू पर। अब सोचो कि क्या आप किसी तरह से त्रिभुज के दो कोणों की वैल्यू को निकाल सकते हैं? बेटा अभी तो पूरे 7 मिनट है, अभी कोई गुड नाइट नहीं है मेरी तरफ से, अभी हम 2-3 क्वेश्चन और करने वाले हैं फटाफट से, छोटे छोटे क्वेश्चन है क्योंकि। बताइए क्या आप कोण P और कोण Q की वैल्यू निकाल सकते हैं? इसकी और इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? यस और नो लिख लो। यस, इसकी वैल्यू निकलेगी किसकी मदद से? 135। 135 बिल्कुल सही, क्योंकि 135 और कोण P मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका कोण P है इसमें जब 135 जोड़ा जाएगा तो 180 के बराबर आएगा, क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा पे दो कोण बन रहे थे, तो हम पहचान गए रैखिक युग्म है। ठीक है, तो अगर ये रैखिक युग्म है तो बताइए क्या वैल्यू आ सकती है कोण P की? 45 डिग्री। ठीक है, कोण P बराबर है 180 माइनस 135, और 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, तो यहाँ पर आ गया 45 डिग्री का। और इस वाले कोण की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे 110 की मदद से। तो 110 और कोण Q जो है ये दोनों भी मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे थे। मैम 70 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कोण Q और 110 भी 180 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ बन रहा है रैखिक युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर कोण Q की वैल्यू निकालो, 180 में से 110 को माइनस करना है, बिल्कुल सही आपने कहा। कितना आ जाएगा? तो 70 डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्रीज। तो ये आ गया आपके पास 70 डिग्री का। अब ये त्रिभुज के दो कोण हमें पता लग चुके हैं, तीसरा कोण अब हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इनके प्रॉपर नाम लिख लेती हूँ। इस कोण का नाम अगर लिखूं तो इसका नाम है कोण QPR, क्योंकि P बिंदु पे ये बन रहा है। इस कोण का नाम लिखूं तो इसका नाम है कोण PQR, क्योंकि Q बिंदु पे ये बन रहा है। और तीसरा कोण जो हमने निकालना है उसका नाम है कोण PRQ, क्योंकि R बिंदु पे वो बन रहा है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, लास्ट कोण 65 डिग्री का। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। मैम जी 65 डिग्री का बनेगा। ठीक है बच्चों, एक बार बस मुझे लिखने दीजिए, 180 होता है। चलिए, तो QPR है आपका 45 डिग्रीज। ठीक है, PQR है आपका 70 डिग्री, और PRQ नहीं पता, PRQ ही तो निकालना है, तो बराबर आ जाएगा 180 के। इनको जोड़ेंगे तो PRQ 15। बराबर है 180 माइनस 5 का 5, 7 4 115। 11, और यहाँ पर PRQ आ जाएगा आपका 10 में से 5 गए 65 5, डिग्री। 7 में से 6, 1 में से 1 गए, तो ये ठीक है, बिल्कुल सही। 65 डिग्री का हमारे पास ये आंसर आ चुका है, बिल्कुल सिंपल था। ये वाला कोण पूछा गया था, दिए थे बाहर वाले कोण, बाहर वाले कोणों की मदद से त्रिभुज के अंदर वाले कोणों की हमने फटाफट से वैल्यू निकाल ली, क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा था। अंदर वाले कोणों में से दो कोणों की वैल्यू एक बार मिल जाए तो तीसरे कोण निकालना काफी ईजी हो जाता है। तो इसलिए हमने जो है वो अंदर वाले कोण भी यहाँ पर जो पूछा गया था उसकी वैल्यू को हमने फटाफट से निकाल लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप क्लास के बाद रुक के भी मुझसे अपना डाउट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना अगला सवाल। चलो ठीक है, यहाँ पर आकृति थोड़ी अलग सी है पर इजी क्वेश्चन है ये भी।
त्रिभुज बन रहे हैं, जहां पे भी त्रिभुज बन जाए सोच लीजिए कि यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी या त्रिभुज के कोणों का जो योग है उसका इस्तेमाल होने ही वाला है। मैं यहाँ पर फिर से इस नीचे वाली लाइन को 2 रंग दे रही हूँ, क्योंकि नीचे वाली जो रेखा है वो आपके लाल त्रिभुज की भी है और नीले त्रिभुज की भी है। नाम लिखते हैं, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है जेड और इसका नाम है ओ। यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है जो है 62 डिग्री का, यहाँ पर कोण बन रहा है जो है 54 डिग्री का, और यहाँ पर कोण बन रहा है हमें नहीं पता। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो मैंने काले काले रंग के ये बड़े बड़े कोण बनाए ये किस त्रिभुज के हैं? ये नीले त्रिभुज के हैं या फिर लाल त्रिभुज के हैं? मैम नीले। बिल्कुल मैम सही, ऊपर बिल्कुल वाले नीले त्रिभुज के और नीचे वाले लाल त्रिभुज के। नहीं बेटा, जो मैं काले कोण की बात करूं जो पूरे पूरे बन रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे ही नीले त्रिभुज के, क्योंकि देखिए क्या हुआ, यहां पर ये जो रेखा है ये तो कॉमन है, ये नीले की भी है लाल की भी है, इस रेखा को तो सभी छुएंगे, पर उसके बाद देखा मैंने तो इसने नीली वाली रेखा को छुआ है दूसरे पॉइंट पे, लाल वाली को नहीं छुआ, तो मतलब ये जो पूरा कोण बन रहा है यहां से यहां तक ये आपका नीले त्रिभुज का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करती, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको मिटा दूं, इसको मैंने मिटा दिया, अब बताइए जो ये कोण बन रहा है यहाँ पर ये किसका है? नीले त्रिभुज का या लाल त्रिभुज का? रेड का। क्योंकि मैम इसने लाल, मैम लाल। लाल का। इस वाली रेखा को तो सभी कोण छुएंगे, इसने दूसरा पॉइंट लाल को छुआ है तो ये लाल वाले त्रिभुज का कोण था। ठीक है, तो काले वाले जो मैंने बनाए अभी बड़े बड़े वो सभी नीले के हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। एक का नाम है कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है 54 डिग्री का, ठीक है, जो यहाँ वाई बिंदु पे बन रहा है। दूसरा कोण है वाई एक्स जेड जो कि एक्स बिंदु पे बन रहा है, जो कि 62 डिग्री का है। तीसरा कोण है एक्स जेड वाई नाम का, जिसका हमें वैल्यू नहीं दी है बल्कि हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो बताइए इसका माप क्या होगा? मैम अगर इन दोनों को प्लस करके साथ। 54 में 62 को जोड़ो, 54 प्लस 62 जमा कोण z बराबर है 180, क्योंकि ये तीनों कोण लाल त्रिभुज के हैं तो हमने यहां से क्या किया, 54 से और 62 की मदद से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये आ जाएगा z बराबर है 180 माइनस 4 5 6 6 5 11 116 आ रहा है क्या? ठीक है, और इसमें माइनस करो तो 4 मैम और 6, ठीक है 64। तो आपका जो z कोण है वो 64 डिग्री का आ चुका है। ठीक है, जो आपके नीले वाले त्रिभुज हैं उन सभी के नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं 64 डिग्री के। ठीक है, तो चलिए अभी अगर आप चाहते हैं इसको पूरा कंप्लीट करें तो कर लेते हैं, नहीं तो हम इसको कल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अब लाल वाले त्रिभुज की बात करनी, थोड़ा सा लंबा ये जा सकता है। तो आप बताइए अभी करें या कल करें, अगली क्लास में करें? अभी कर लो। ठीक है, ठीक है, तो चलिए नीले त्रिभुज के हमने तीनों कोण निकाल दिए हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं एक और, हम हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि जो आपकी रेखा है, चलो पहले इनके नाम लिख लेते हैं। जो आपकी लाल वाले त्रिभुज के कोण है ओ से शुरू हो रहा है, ये बिंदु ओ है, तो लाल वाले त्रिभुज का पहला कोण होगा ओ वाई जेड, दूसरा कोण होगा जेड वाई ओ जेड, और तीसरा कोण होगा ओ जेड वाई। ठीक है, तो यहां पर ये एक और चीज उन्होंने कहा कि जो आपकी वाई ओ रेखा जा रही है, ये वाली जो आपकी रेखा जा रही है वाई से लेकर के ओ तक, ये इस कोण को, इस काले वाले कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, इस काले वाले कोण को ये क्या कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो अगर मैं इसके अलग अलग हिस्से कर दूं, ये वाला जो हिस्सा है वो काले रंग का है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीले रंग का है, तो बताइए इन दोनों का माप कितना आएगा अगर ये दो बराबर हिस्सों में बट रहे हैं? तो अगर पूरा कोण 54 है, पूरा का पूरा कोण 54 है, तो 54 के दो टुकड़े कीजिए और मुझे बताइए ओ वाई जेड का माप कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा
2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 27। क्यों मैंने इसको 27 लिखा? क्योंकि मुझे सवाल में ये चीज दी गई थी कि जो आपकी रेखा जा रही है YO, वो इस बड़े वाले त्रिभुज को, मतलब कि यहां से यहां तक वाले त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती हुई गई। तो हमने क्या किया, 54 के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये वाला काला वाला कोण भी 27 डिग्री का आएगा, और जो बाहर ये नीले रंग का बन रहा है ये भी 27 डिग्री का आएगा। दोनों कोण 27 डिग्री के होंगे। सेम वैसा ही कीजिए, सेम वैसा ही यहां पर करो। तो बताओ मुझे अंदर वाला कोण कितने डिग्री का आएगा? ये वाला जो आपकी रेखा है OZ, वो इस वाले कोण को भी 2 बराबर हिस्सों में काट रही है। ये जो आपकी रेखा OZ नाम की है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। 32 डिग्री। मैम 32 डिग्री। बिल्कुल 32 डिग्री। 1/2 गुणा 64 है, तो बराबर यहाँ पर आ जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, अब ये अगर 32 है और ये अगर 27 है, तो इसकी वैल्यू निकालो अंदर वाले कोण में। तो कैसे निकालेंगे? 27 में 32 जोड़ दो और 180 से घटा दो, क्योंकि जो आपके छोटा वाला त्रिभुज है, लाल रंग का त्रिभुज है, उसका एक कोण 54 डिग्री का है और दूसरा कोण 32 डिग्री का है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 27 जमा 32, या फिर चलो इसको अब खुद से कर लीजिए। अभी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 180 में से मैम 13। अच्छा 7 8 9 5 121, 7 8 9 3 2 5, तो इसका आ गया 121 डिग्री का। क्या क्या बेटा? मैम 121 डिग्री आएगा। हाँ 121। ठीक है, तो ये था हमारा। तो बस इसमें इतना ही करना था। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या थी? तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है समद्विभाजक। आपको समद्विभाजक का मतलब पता होना चाहिए। समद्विभाजक कोण का अगर कोई समद्विभाजन करेगा तो इसका मतलब है कि वो उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। आपको क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था, कि जो आपकी रेखा है OY और ZO, ये दोनों समद्विभाजक हैं इस और इस कोण के। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में भी सीख लेंगे। अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट अगर है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे दोबारा से पूछिए। पर अगर आपके मन में कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय। अभी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारियां करें। ठीक है।